नमस्कार। बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे आईपीसीसी की छठी मूल्यांकन रिपोर्ट, भारत और सामुद्रिक सुरक्षा, मिस इन्फॉर्मेशन का लैंगिकीकरण, भारत और प्लास्टिक वेस्ट तथा सऊदी अरब, ईरान और शांति की संभावना पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आलेख आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 1 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में पर्यावरण और पारिस्थितिकी से है। इसके साथ ही हम कुछ और आलेखों की भी चर्चा करेंगे, जैसे कि हम पेज नंबर 11 पर दिए गए एक अन्य आलेख को इसमें शामिल करेंगे जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी से ही संबंधित है। ये सभी आलेख संदर्भित हैं आईपीसीसी की छठी मूल्यांकन रिपोर्ट से। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली संस्था आईपीसीसी, जिसे अंग्रेजी में इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज और हिंदी में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल कहा जाता है, उसके द्वारा एक नवीन मूल्यांकन रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया है। जब हम बात करते हैं आईपीसीसी की, तो आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना 1988 में की गई थी दो महत्वपूर्ण संगठनों के द्वारा, जिनका नाम है विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। आईपीसीसी के द्वारा महत्वपूर्ण रूप से जलवायु परिवर्तन का आकलन किए जाने के संदर्भ में कार्य किया जाता है। हालांकि यह स्वयं कोई वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं करती है। इसके बजाय वह दुनिया भर के वैज्ञानिकों से जलवायु परिवर्तन से संबंधित सभी प्रासंगिक वैज्ञानिक साहित्य को पढ़ने और तार्किक निष्कर्ष निकालने के लिए कहता है, और इस प्रकार से निष्कर्ष को निकालने के बाद आईपीसीसी के द्वारा हर कुछ वर्षों में मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करवाई जाती है, जो पृथ्वी की जलवायु की स्थिति का सबसे व्यापक वैज्ञानिक मूल्यांकन होता है। अब तक 5 मूल्यांकन रिपोर्टों को तैयार किया जा चुका है, जिसमें पहली 1990 में जारी की गई थी और 5वीं रिपोर्ट 2014 में पूर्ण रूप से जारी की गई थी, जो 2015 के पेरिस जलवायु सम्मेलन में बातचीत का प्रमुख आधार बना था। आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब हम बात करते हैं मूल्यांकन रिपोर्ट की, तो इसमें महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अब तक 5 पूरी तरीके से तैयार मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की जा चुकी हैं और हाल में ही आईपीसीसी ने जो छठी मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की है, उसका पहला भाग ही जारी किया गया है और बाकी के 2 हिस्सों को अगले साल रिलीज किया जाएगा। हमें यह भी समझना है कि हाल ही में जो पहला भाग जारी किया गया है, वह है आईपीसीसी की वर्किंग ग्रुप फर्स्ट रिपोर्ट है, जिसमें 750 से अधिक वैज्ञानिकों द्वारा योगदान किया गया और उन्होंने 14,000 से अधिक वैज्ञानिक प्रकाशनों की समीक्षा की है। आईपीसीसी द्वारा रिपोर्ट सामान्य रूप से वैज्ञानिकों के 3 कार्य समूहों द्वारा बनाई जाती है, जिसमें पहला वर्किंग रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक आधार से संबंधित होता है। वहीं दूसरी ओर दूसरे वर्किंग ग्रुप से संबंधित रिपोर्ट संभावित प्रभाव, कमजोरियों और अनुकूलन संबंधी मुद्दों को देखता है और वर्किंग ग्रुप की तीसरी रिपोर्ट उन कार्रवाइयों की बात करता है जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए की जा सकती हैं। इस प्रकार आईपीसीसी की जो पूर्ण मूल्यांकन रिपोर्ट होती है, वह प्रारंभ से लेकर अंत तक, यानी समस्या के प्रारंभ से लेकर समस्या के निवारण तक के सभी उपायों को सुलझाने के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। यही कारण है कि आईपीसीसी की मूल्यांकन रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के बारे में सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत वैज्ञानिक राय को दर्शाता है। यह जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सरकारी नीतियों का आधार भी बनता है और साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन वार्ता के लिए वैज्ञानिक आधार भी प्रदान करता है। यदि हम आईपीसीसी की पुरानी मूल्यांकन रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें, तो आईपीसीसी के द्वारा जो 1990 में पहली मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की गई थी, उसके माध्यम से उसने इस बात को सबसे पहले सामने लाया कि किस तरीके से मानवीय गतिविधियों के चलते हम ग्रीन हाउस गैसों की वायुमंडलीय सांद्रता में वृद्धि को कर रहे हैं। इसके माध्यम से इस बात को भी सामने लाया गया कि यदि हम इसी तरीके से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते रहे, तो 2025 तक पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस और इस सदी के अंत यानी 2100 तक 4 डिग्री सेल्सियस
सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। उसके द्वारा यह भी बताया गया कि किस प्रकार से पिछले 100 साल में वैश्विक तापमान में 0.3 से 0.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि भी देखी गई है। और यदि इसी प्रकार से वृद्धि देखी जाती है तो इससे 2100 तक समुद्र का स्तर 65 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है और इसके लिए हमें कार्य करना होगा। यही कारण है कि आईपीसीसी की यह रिपोर्ट 1992 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की बातचीत का महत्वपूर्ण आधार बनता है और इसके आधार पर आगे कार्रवाई भी की जाती है। आईपीसीसी के द्वारा दूसरी मूल्यांकन रिपोर्ट 1995 में जारी की जाती है, जिसके माध्यम से पूर्व के अनुमानों में कुछ संशोधन करते हुए नवीन आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है। इसके माध्यम से यह आकलन किया जाता है कि 2100 तक पूर्व औद्योगिक स्तरों से वैश्विक तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का अनुमान है और अधिक सबूतों के आलोक में समुद्र के स्तर में 50 सेंटीमीटर तक की वृद्धि हो सकती है। साथ ही साथ 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से तापमान में 0.3 से 0.6 डिग्री सेल्सियस की वैश्विक वृद्धि हुई है, जो पूरी तरीके से प्राकृतिक परिघटना नहीं है, अपितु इसमें मानव हस्तक्षेप का भी प्रत्यक्ष योगदान है। यही कारण है कि 1997 में जो क्योटो प्रोटोकॉल के लिए बातचीत की गई, उसके लिए यह आकलन रिपोर्ट महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आधार के रूप में कार्य किया था। आईपीसीसी के द्वारा 2001 में तीसरी आकलन रिपोर्ट जारी की गई, जिसके माध्यम से यह अनुमानित किया गया कि 1990 की तुलना में 2100 तक वैश्विक तापमान में 1.4 से 5.8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। साथ ही साथ यह भी बताया गया कि किस प्रकार से पिछले 10,000 सालों में अभूतपूर्व तरीके से वार्मिंग देखी गई है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बारिश की मात्रा को भी औसतन रूप में बढ़ाया है। रिपोर्ट में यह भी भविष्यवाणी की गई कि 2100 तक समुद्र का स्तर 1990 के स्तर से 80 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है और 21वीं शताब्दी में तापमान बढ़ने के चलते ग्लेशियरों के पिघलने की संभावना है, जो चरम मौसम की घटनाओं की आवृत्ति, तीव्रता और अवधि में काफी वृद्धि कर सकता है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि लगातार आकलन रिपोर्ट इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि किस तरीके से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वह ज्यादातर मानवीय गतिविधियों के ही चलते हैं और इस पर रोक लगाने के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। आईपीसीसी के द्वारा चौथी मूल्यांकन रिपोर्ट 2007 में प्रस्तुत की गई, जिसके माध्यम से इस बात को दर्शाया गया कि किस तरीके से 1970 और 2004 के बीच ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 70% की वृद्धि देखी गई है और 2005 में कार्बन डाइऑक्साइड की जो वायुमंडलीय सांद्रता है वह पिछले 6,50,000 सालों में सबसे ज्यादा देखी गई है। आईपीसीसी ने इस बात को भी अनुमानित किया कि यदि सबसे खराब स्थिति रहती है तब वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2100 तक 4.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है और इसके चलते समुद्र का स्तर 1990 के स्तर से 60 सेंटीमीटर अधिक हो सकता है। इस रिपोर्ट के चलते आईपीसीसी को उसके कार्यों के लिए 2007 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया और यह रिपोर्ट 2009 के कोपेनहेगन जलवायु बैठक के लिए वैज्ञानिक इनपुट के रूप में भी कार्य किया था। आईपीसीसी की 5वीं आकलन रिपोर्ट 2014 में जारी की गई थी, जिसने इस बात को दर्शाया था कि किस प्रकार से 1950 के बाद से आधे से अधिक तापमान वृद्धि मानवीय गतिविधियों के चलते ही हुई है और पिछले 8 लाख सालों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की वायुमंडलीय सांद्रता अभूतपूर्व रूप से बढ़ी है। इसके चलते 2100 तक वैश्विक तापमान में वृद्धि पूर्व औद्योगिक समय से लगभग 4.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकती है और इसके चलते अधिक लगातार और लंबी अवधि की गर्मी की लहरें लगभग निश्चित रूप में देखी जा सकती हैं। इसका प्रभाव जैव विविधता पर प्रजातियों के विलुप्ति के रूप में देखा जाएगा और इसके चलते खाद्य सुरक्षा के कमजोर होने की भी आशंकाएं जाहिर की गई थी। यही कारण है कि इस रिपोर्ट को 2015 में पेरिस जलवायु समझौते की वार्ता के लिए वैज्ञानिक आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। अब आईपीसीसी ने छठी आकलन रिपोर्ट का
पहला भाग जारी कर दिया है, जिसका नाम है क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस, और इसके माध्यम से पृथ्वी की जलवायु की स्थिति, ग्रह और जीवन रूपों पर इसके प्रभाव के संदर्भ में नवीनतम मूल्यांकन को किया गया है। इसके माध्यम से इस बात को स्थापित किया गया है कि किस तरीके से हिंद महासागर में तापमान वृद्धि देखी जा रही है, जो विशेष रूप से दक्षिण भारत में वर्षा की मात्रा को बढ़ा सकती है। इसके चलते मानसून के मौसम का भी लंबी अवधि पर जारी रहना देखा जाएगा और इससे त्वरित वर्षा की मात्रा में भी वृद्धि हो सकती है। इससे शहरी क्षेत्रों की बाढ़ के साथ ही हीट वेव के प्रभाव भी देखे जाएंगे, जो चरम जलवायु की स्थितियों को ही दर्शाता है। तापमान वृद्धि से समुद्र के जल स्तर में वृद्धि देखी जाएगी, जिसका सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव तटीय क्षेत्रों पर बाढ़ के रूप में देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों ने जो अनुमान लगाया है उसके अनुसार यदि समुद्र के जल स्तर में 50 सेंटीमीटर वृद्धि देखी जाती है तो भारत पर इसका प्रभाव चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, सूरत और विशाखापट्टनम जैसे शहरों पर देखा जा सकता है, जिससे लगभग 3 करोड़ लोग प्रभावित हो सकते हैं। यही कारण है कि यह रिपोर्ट इस बात को संदर्भित करती है कि हमें इस सदी के अंत तक पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान वृद्धि को सीमित रखने के लिए प्रयास को करना होगा। और 2015 के पेरिस जलवायु सम्मेलन में जो हमने इसके तहत बातचीत की थी, उसके अंतर्गत तापमान की वृद्धि को यदि हम आदर्श रूप में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही सीमित रख सकें तो यह हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। रिपोर्ट ये कहती है कि इस पर हमें अभी से कार्य किए जाने की आवश्यकता है और विशेष रूप से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको लेकर एक नेट जीरो प्रकार के उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त किए जाने की बात की जा रही है, उसे अभी से ही प्राप्त किए जाने की आवश्यकता है। इसके तहत देशों को ये कोशिश करनी होगी कि वे 2050 तक अतिरिक्त ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर रोक लगाएं और इसके लिए न केवल विकसित अपितु विकासशील देशों को भी अपने उत्सर्जन में भारी कटौती किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि विकसित देश विकासशील देशों को हरित तकनीकों तक पहुंच सुनिश्चित कर सकें और साथ ही साथ जलवायु के क्षेत्र में बेहतर वित्तीयन के ढांचे को भी स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि 2021 का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 यानी 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के रूप में जानते हैं, उसमें इसके संदर्भ में कार्य किए जाने की आवश्यकता है, जो यूनाइटेड किंगडम की अध्यक्षता में अक्टूबर-नवंबर में ग्लासगो शहर में आयोजित किया जाने वाला है। निश्चित ही आईपीसीसी की रिपोर्ट इस संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण है, जिसके लिए हमें अभी से कार्य करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 1 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसे आप जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा से भी जोड़कर देख सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे भारत और सामुद्रिक सुरक्षा पर। हाल ही में भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के तत्वाधान में सामुद्रिक सुरक्षा पर एक बैठक की अध्यक्षता की गई है और इसके माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामुद्रिक सुरक्षा को लेकर विचार विमर्श प्रारंभ किया गया है। इस बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ ही केन्या के राष्ट्रपति और वियतनाम आदि द्वारा भी भाग लिया गया और संयुक्त राष्ट्र परिषद ने इसके तहत भारत के सामुद्रिक सुरक्षा पर वक्तव्य को स्वीकार किया है और इसके माध्यम से सामुद्रिक सुरक्षा पर अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं को भारत द्वारा सामने लाया गया है। जब हम बात करते हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी यानी समुद्री सुरक्षा की, तो वास्तव में समुद्री सुरक्षा या सामुद्रिक सुरक्षा एक ऐसा अम्ब्रेला प्रकार का शब्द है जिसमें समुद्री क्षेत्र में उन मुद्दों को वर्गीकृत करने के लिए सूचित किया जाता है जो अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा, समुद्री पर्यावरण, आर्थिक विकास और मानव सुरक्षा आदि से संबंधित होते हैं। इसमें दुनिया के महासागरों को शामिल किए जाने के साथ ही क्षेत्रीय समुद्रों, क्षेत्रीय जल, नदियों और बंदरगाहों को भी शामिल किया जाता है। इसके माध्यम से न केवल पर्यावरण, आर्थिक विकास, मानव सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर बल दिया जाता है, साथ ही साथ हाल के समय में जिस प्रकार से सामुद्रिक क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियां आदि देखी जा रही हैं, जलवायु परिवर्तन और दुर्घटनाओं का प्रभाव देखा जा रहा है, पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याएं देखी जा रही हैं, उसके संदर्भ में विविध आधारों पर कार्य किए जाने का प्रयास किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के तत्वाधान में सामुद्रिक सुरक्षा पर जो ये बैठक हुई है,
इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामुद्रिक नियमों का निर्धारण किए जाने के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित सामुद्रिक नियमों पर संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। इसे हम जानते हैं यूएन क्लॉज के नाम से, जिसे समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, जिसे 1982 में अपनाया गया था और हस्ताक्षरित किया गया था। इसके माध्यम से ये कोशिश की गई कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम समुद्री गतिविधियों के संदर्भ में एक वैधानिक फ्रेमवर्क का निर्माण कर सकें और राष्ट्रों के बीच सीमा विवादों का निर्धारण किए जाने के संदर्भ में भी क्रियात्मकता और रचनात्मकता से कार्य कर सके। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकांश देशों ने इसे स्वीकृति दी है और सामुद्रिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसे काफी महत्वपूर्ण संधि माना जाता है। सामुद्रिक सुरक्षा पर इस बैठक के संदर्भ में आपको यह ध्यान रखना है कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा सामुद्रिक सुरक्षा पर 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने लाए गए हैं, जो सामुद्रिक सुरक्षा पर भारत के नजरिए को दर्शाते हैं। इसके तहत भारत द्वारा 2015 में प्रस्तुत किए गए सागर सिद्धांत को भी महत्व दिया गया है। जब हम बात करते हैं सागर सिद्धांत की, तो यह अंग्रेजी के सागर शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, और इसे हिंदी में क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के रूप में परिभाषित किया जाता है। मुख्य रूप से इसके माध्यम से भारत हिंद महासागर क्षेत्र में सामुद्रिक सुरक्षा को बढ़ावा दिए जाने का प्रयास कर रहा है, ताकि क्षेत्रीय सुरक्षा और समृद्धि को सभी के लिए आगे बढ़ाया जा सके और इसके माध्यम से सामुद्रिक विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार सुलझाव किया जा सके। इसके अंतर्गत भारत ने अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश का भी उदाहरण दिया है कि किस प्रकार से भारत ने शांतिपूर्ण तरीके से सामुद्रिक विवादों को सुलझाया, और इसके संदर्भ में भारत एक तरीके से दक्षिणी चीन सागर विवाद को भी सामने ला रहा है। दक्षिणी चीन सागर विवाद काफी लंबे समय से चलने वाला विवाद है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि चीन लगातार सामुद्रिक नियमों की अवहेलना कर रहा है और वह एक पक्षीय रूप से दक्षिणी चीन सागर पे द्वीपों और संसाधनों पर अपने अधिकारों को जता रहा है। भारत द्वारा इस पूरे मामले के संदर्भ में न केवल सामुद्रिक विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा किए जाने की बात कही गई है, साथ ही साथ सामुद्रिक सुरक्षा के संदर्भ में वर्तमान में राज्यों के साथ जो विविध प्रकार के अन्य गैर सरकारी अभिकर्ता कार्य करने लगे हैं, जिसमें समुद्री डाका आदि काफी महत्वपूर्ण है, उसका संयुक्त रूप से सामना किए जाने की बात भी की गई है। इसमें हमें प्राकृतिक आपदाओं को भी ध्यान में रखना होगा, जिनका मिलकर सामना किए जाने की आवश्यकता है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि वर्तमान में सामुद्रिक सुरक्षा में सामुद्रिक पर्यावरण और समुद्री संसाधनों का संरक्षण भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसमें प्लास्टिक कचरा और तेल रिसाव को रोकने के लिए प्रावधानों को किए जाने की आवश्यकता है। बैठक के माध्यम से भारत ने सामुद्रिक कनेक्टिविटी को बेहतर ढंग से लागू किए जाने की बात की है, जिसके लिए समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है और इसमें भी वैश्विक मानकों का समर्थन किए जाने की आवश्यकता है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इस बैठक में यूएनएससी के स्थायी सदस्य के रूप में रूस ने भी भागीदारी की और उसके द्वारा इस बात पर लगातार बल दिया जाता रहा है कि किस तरीके से रूस अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए समुद्री सुरक्षा में योगदान कर रहा है। हालांकि अमेरिका जैसे देशों द्वारा लगातार रूस और चीन की इस बात पर आलोचना की जाती रही है कि किस प्रकार से वे समुद्री क्षेत्र में अपनी आक्रामकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। विशेष रूप से रूस की आलोचना काला सागर, अजोब सागर आदि क्षेत्रों में यूक्रेन के विरुद्ध आक्रामक गतिविधियों के संदर्भ में की जाती है और चीन की आलोचना भी दक्षिणी चीन सागर विवाद को लेकर की जाती है। हालांकि रूस और चीन दोनों ही तथ्य को नहीं मानते हैं और उनके द्वारा लगातार अपनी गतिविधियों को जारी रखा गया है। हालांकि भारत का इस पूरे मामले के संदर्भ में यह पक्ष रहा है कि वह लगातार अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन किए जाने की बात करता रहा है और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एक बेहतर मंच हो सकता है, जिसकी भावना को आगे बढ़ाते हुए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 1 में सामाजिक मुद्दों से है। इसे आप जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा से भी जोड़कर देख सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे मिस इन्फॉर्मेशन के लैंगिकरण पर। जब हम बात करते हैं मिस इन्फॉर्मेशन की, तो इसे
झूठी, गलत या भ्रामक जानकारी के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे धोखा देने के इरादे की परवाह किए बिना ही संप्रेषित किया जाता है। इसमें विविध प्रकार की झूठी अफवाहें, अपमान और मजाकों, इंसल्ट्स और प्रैंक्स को शामिल किया जाता है। हाल ही में जिस प्रकार से इंटरनेट का प्रसार हुआ है, उसके चलते विशेष रूप से इंटरनेट के संसार में हम मिस इन्फॉर्मेशन के बढ़ते खतरे को देख रहे हैं। इसके माध्यम से न केवल अनेक अपराधों को बढ़ावा दिया जाता है, साथ ही साथ यह विविध प्रकार के सांप्रदायिक दंगों को भी भड़काने की वजह बन जाता है। हालांकि इस आलेख में इस बात पर महत्वपूर्ण रूप से बल दिया गया है कि किस तरीके से पुरुषों की तुलना में महिलाओं पर इसका प्रभाव भिन्न रूप में देखा जाता है, क्योंकि भौतिक संसार के समान ही ऑनलाइन संसार पर भी पुरुषों का ही प्रभुत्व है और उनके अनुसार ही मानकों का निर्धारण किया जाता है। उनके द्वारा मानकों का निर्धारण किए जाने के चलते महिलाओं पर विविध प्रकार की अश्लील टिप्पणियां देखने को मिलती हैं और समय समय पर अनेक महिला पत्रकार और कार्यकर्ताओं द्वारा इसका सामना किया जाता है। ऑनलाइन जगत में हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से मिस इन्फॉर्मेशन को बढ़ावा देकर महिलाओं के चरित्र पर प्रश्न उठाया जाता है और उनको सवालों के घेरे में लाने का प्रयास किया जाता है। समय समय पर इसके माध्यम से विविध प्रकार की महिला राजनीतिज्ञों जैसे कि सोनिया गांधी और अन्य प्रकार के छात्र कार्यकर्ताओं जैसे कि शहला रशीद जैसी छात्र नेताओं को भी इसके माध्यम से लक्षित किया जाता है, जिसको हमें ध्यान रखना होगा। पिछले वर्ष सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला देखा गया, उसमें भी इसी प्रकार के मिस इन्फॉर्मेशन को बढ़ावा दिया गया, जिसके तहत रिया चक्रवर्ती को टारगेट करके उन्हें ट्रोल किया गया था। हमें यह भी समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि केवल ऑनलाइन जगत से पहले इस प्रकार के उदाहरण हमें देखने को नहीं मिले थे। पहले भी इस प्रकार की घटनाएं हम देखते थे जिसमें अनेक बार महिलाओं का ही योगदान होता था, जिसे समझते हुए हमें कार्य करना होगा। हालांकि हमें यह भी समझना होगा कि ऐतिहासिक रूप से महिलाओं के द्वारा इसका सामना बेहतर ढंग से भी किया गया है, जैसे कि 19वीं शताब्दी में सावित्रीबाई फुले द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देकर महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य किया गया और हाल के समय में भी इस प्रकार के प्रयासों को जारी रखा गया है। वर्तमान में मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू आदि के द्वारा समलैंगिक अधिकारों के लिए कार्य किया जा रहा है और पिछले कुछ वर्षों में जो हम लैंगिक शोषण को लेकर मी टू आंदोलन देख रहे हैं, वह भी इसका एक बेहद महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसकी भावना को समझते हुए इस प्रकार के मिस इन्फॉर्मेशन के खतरे को दूर किए जाने के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में पर्यावरण और पारिस्थितिकी से है। इसमें हम बात करेंगे भारत और प्लास्टिक पैक्ट के बारे में। हाल ही में भारत में कार्य करने वाले भारतीय उद्योगों के परिसंघ यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के द्वारा भारत में प्लास्टिक कचरे की समस्या का निदान किए जाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित प्लास्टिक पैक्ट को भारत में भी लागू किए जाने की बात की गई है। सितंबर में जो CII का वार्षिक सस्टेनेबल समिट होगा, उसमें इसकी घोषणा की जाएगी और इसके माध्यम से कोशिश की जाएगी कि जब हम बात करते हैं सततता की, तो इसमें न केवल उद्योग, सरकार, नागरिक समाज की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके, अपितु इसके माध्यम से अन्य सभी हितधारकों को भी साथ लाकर प्लास्टिक कचरे का निवारण किए जाने के संदर्भ में बेहतर ढंग से प्रयासों को किया जा सके। इसके माध्यम से CII ये कोशिश कर रहा है कि न केवल हम प्लास्टिक के कचरे का निवारण कर सकें, अपितु प्लास्टिक के पुनर्चक्रण पर भी बल दे सकें। इसके अंतर्गत 4 महत्वपूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति पर बल दिया गया है, जिसमें अनावश्यक और समस्या युक्त प्लास्टिक पैकेजिंग को समाप्त करना और इसके लिए इसको पुनः डिजाइन और नवाचार पर बल देना, सभी प्रकार की प्लास्टिक पैकेजिंग का पुनः उपयोग अथवा रिसाइकिल करना, प्लास्टिक पैकेजिंग में पुनः उपयोग के साथ ही संग्रहण और रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना तथा प्लास्टिक पैकेजिंग में रिसाइकलिंग के पदार्थ की मात्रा को बढ़ावा दिए जाने के लिए भी कार्य किया जाना है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यदि इस प्रकार के प्लास्टिक पैक्ट को सफलतापूर्वक लागू किया जाता है, तो इससे अखिल भारतीय स्तर पर प्लास्टिक कचरा संग्रहण में कार्यरत लगभग 15 से 40 लाख कचरा बीनने वालों को भी लाभ हो सकता है। आपको याद रखना है कि विश्व स्तर पर इस प्रकार की पहल का प्रारंभ 2018 में यूके में किया गया था, जब वहां कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय NGO रैप ने इसके माध्यम से प्लास्टिक रिसाइकलिंग के क्षेत्र में 120 मिलियन पाउंड से अधिक का निवेश किया और इससे लगभग
3 लाख टन नवीन रिसाइकलिंग क्षमता का भी विस्तार किया था। यह हम अनुमान लगा सकते हैं कि यदि इस प्रकार से प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल किए जाने के संदर्भ में हम नवीन प्रयासों को कर पाएंगे तो इससे न केवल उत्पादकों की जिम्मेदारी को बढ़ाया जाना संभव हो सकेगा, साथ ही साथ भारत में ठोस कचरे का प्रबंधन किए जाने के संदर्भ में जो नियम बनाए गए हैं उनको भी हम बेहतर ढंग से लागू कर पाएंगे और इसके माध्यम से अंततः स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा दिया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसमें हम बात करेंगे सऊदी अरब, ईरान और शांति की संभावना की। पिछले कुछ दशकों में हम सऊदी अरब, ईरान के मध्य तनावों को देख रहे हैं। विशेष रूप से ईरान में 1979 में जो क्रांति हुई थी उसके बाद से ही दोनों देशों में संघर्ष देखा जा रहा है। इसके तहत दोनों ही देश ये प्रयास कर रहे हैं कि हम पश्चिम एशिया में अपने प्रभुत्व की स्थापना के लिए कार्य करें और इसी के चलते इराक, सीरिया, यमन आदि देशों में दोनों के मध्य शक्ति संघर्ष देखा जा रहा है। पिछले कुछ दशकों में अमेरिका ने भी इसमें काफी भूमिका निभाई है, जिसके द्वारा सऊदी अरब की सहायता की गई है ताकि पश्चिम एशिया में ईरान के बढ़ते प्रभाव को कम किया जा सके। हालांकि 2020 और 2021 कुछ ऐसे साल रहे हैं जिसमें हम इस पूरे शक्ति संघर्ष में कुछ नवीन परिवर्तनों को देख रहे हैं। इसमें कोरोना काल की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि कोरोना के चलते 2020 और 2021 ऐसे साल रहे हैं जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की मांग में काफी कमी आई, जिसका घाटा ईरान और सऊदी अरब दोनों ही देशों को हुआ है। साथ ही साथ नवीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा भी अब जिस तरीके से पश्चिम एशिया से अपना ध्यान हटाकर हिंद महासागर क्षेत्र में अपने आप को केंद्रित किया जा रहा है, वह भी सऊदी अरब जैसे देशों में नवीन तरीके से संबंधों को निर्धारित किए जाने की बात करता है। यही कारण है कि अब ईरान और सऊदी अरब दोनों ये कोशिश कर रहे हैं कि हम संघर्ष के स्थान पर सहयोग की भावना को बढ़ाने के लिए कार्य करें और हाल ही में इसको लेकर दोनों के मध्य एक बैठक भी देखी गई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको स्वागत के दृष्टिकोण से देखा गया है और भारत जैसे देशों के लिए तो यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की एक बड़ी मात्रा के लिए पश्चिम एशिया पर ही निर्भर है। यदि आगे चलकर सऊदी अरब और ईरान के मध्य किसी प्रकार का संघर्ष विराम देखा जाता है तो निश्चित ही भारत के साथ दुनिया के लिए भी ये संभावनाओं का द्वार होगा, जिसे समझते हुए इसे और बेहतर किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, आईपीसीसी मूल्यांकन रिपोर्ट क्या है और वे जलवायु परिवर्तन को समझने में महत्वपूर्ण क्यों है? हालिया आईपीसीसी मूल्यांकन रिपोर्ट की पृष्ठभूमि में चर्चा करें। 15 अंक 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है, सामुद्रिक सुरक्षा क्या है? भारत के इसके प्रति दृष्टिकोण को हालिया यूएनएससी बैठक की पृष्ठभूमि में स्पष्ट करें। 15 अंक 250 शब्द। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप आईपीसीसी का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप आईपीसीसी की हालिया मूल्यांकन रिपोर्ट की व्याख्या करेंगे। फिर आप पूर्ववर्ती आईपीसीसी मूल्यांकन रिपोर्ट की चर्चा करेंगे और जलवायु परिवर्तन को समझने में इसके महत्व को भी स्पष्ट करेंगे। उत्तर के अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप सामुद्रिक सुरक्षा का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप सामुद्रिक सुरक्षा पर हालिया यूएनएससी बैठक की भी व्याख्या करेंगे। फिर आप यूएनएससी बैठक में सामुद्रिक सुरक्षा पर भारत के दृष्टिकोण की चर्चा करेंगे और एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए अपने उत्तर को पूर्ण करेंगे। बायजूस आईएएस हिंदी के आज के अंक पे फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।